हाय गाइस, नमस्ते, राम राम। स्वागत है आप सभी का लर्न इन लिबरेटर में। आज का पाठ कोई कहानी नाटक वगैरह नहीं है, बल्कि ये तो लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के संस्मरण है फादर कामिल बुल्के के बारे में, जिन्हें उन्होंने उपाधि और इस पाठ को शीर्षक दिया है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो चलो शीर्षक पर गौर फरमाते हैं। मानवीय करुणा यानी मानवों में जो करुणा के भाव होते हैं उसकी दिव्य चमक, मतलब उसकी एकदम श्रेष्ठ उपाधि वे फादर बुल्के को देते हैं। तो करुणा का मतलब समझो, ये जो गली में चलते फिरते कुत्तों पर पत्थर मारते हो, ये करुणा नहीं होती, बल्कि करुणा तो होती है उसी कुत्ते को देखकर उसे प्यार से रोटी खिलाना, पुचकारना, ये सब हमारे करुणा के भाव में आती है। पाठ की शुरुआत फादर के पैदा होने से नहीं, बल्कि फादर की मौत के समाचार से शुरू होता है पाठ। लेखक बताते हैं कि फादर की जहरबाद से मौत हुई थी। वो बहुत दर्दनाक मौत होती है। वैसे मैंने गूगल सर्च किया तो पता चला कि फादर की मौत हुई थी गैंग्रीन नाम से। गैंग्रीन नाम की बीमारी होती है जिसे लेखक ने जहरबाद का नाम दिया है। ये मत समझना कि उन्हें असली में किसी ने जहर दे दिया था। तो लेखक ये भी सोचते हैं कि फादर को इतनी दर्दनाक मौत क्यों मिली। यह सवाल वे कौन से ईश्वर से करें। साथ ही तुम्हें यह भी बता दूं कि उन्होंने भारत में कुल 47 वर्ष यानी 47 ईयर्स गुजारे थे और 73 वर्ष की आयु में उनकी मौत हुई थी। 73 मतलब हिंदी पढ़ने वाले, अंग्रेजी समझने वालों को बता दूं 73। लेखक बताते हैं कि वे पिछले 35 सालों से फादर को जानते थे और इतने लंबे समय में भी उन्होंने सिर्फ फादर के मन से सबके लिए ममता, अपनत्व और प्यार ही झलकता देखा था। उसके अलावा फादर के बारे में बताते हैं कि उनकी नीली आंखें थी, गोरा रंग था और कुल मिलाकर उन्हें याद करने पर एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने आती थी। मगर फादर को याद करना लेखक को एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा लगता था, क्योंकि फादर अब नहीं रहे थे और उन्हें याद कर कर लेखक दुखी हो जाते थे। साथ ही लेखक कहती है कि उन्हें देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, क्योंकि उनके मन में सभी के लिए करुणा थी। वो सबसे प्रेम करते थे और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरने जैसा था। मतलब वो इतने मोटिवेशनल थे। फादर जब भी बात करते थे तो सामने वाले को प्रोत्साहित कर देते थे। ऐसा उनका व्यक्तित्व था। लेखक अपने परिमल के दिनों को याद करती है। परिमल एक साहित्यिक समूह था। ये इलाहाबाद से शुरू हुआ था, आगे पूरे देश में इसकी शाखाएं बढ़ी थी, जिसमें फादर एक जैसे ये पूरा परिवार सा बन गया था, परिमल का समूह इनका। तो फादर इस परिमल में बड़े बुजुर्ग की तरह रहते थे। वे उन सब के हंसी मजाक में निर्लिप्त शामिल रहते, मतलब शामिल भी होते लेकिन पूरे उसमें घुलते नहीं थे। एक बड़े मतलब एक बुजुर्ग की तरह उनकी गोष्ठियों पर यानी उनकी कविताओं पर लंबी लंबी गंभीर बहसें करते, उन पर अपनी राय भी रखते और सुझाव भी देते। इस प्रकार वो फादर उन सब पे छा गए थे और उनमें सबसे बड़े हो गए थे। और उनके घर में भी कोई उत्सव या संस्कार होता तो उसमें एक बड़े भाई या पुरोहित की जगह कई बार फादर ही निभाते थे। एक बार जब लेखक के बेटे के मुंह में फादर ने पहला अन्न का दाना डाला तो लेखक बताते कि उनकी आंखों में जो वात्सल्य वात्सल्य कौन सा होता है, ममता का भाव जो तैर रहा था, वो देखकर ऐसा लगा जैसे कोई देवदारू की छाया में खड़ा हो। इसलिए उन्हें उपमा दी है देवदारू की छाया की, क्योंकि फादर उन सब में इतना प्यार करते थे और बदले में कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते थे, इसलिए उन्हें देवदारू के समान उपमा दी गई है। लेखक याद करते हैं कि कैसे इलाहाबाद की सड़कों पर फादर साइकिल चलाते हुए आते, उनके पास मुस्कुराकर रुकते और कहते कि उन्होंने लेखक की कहानी वगैरह पढ़ ली है और फिर उस पर अपनी राय रखनी शुरू करते। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि प्रयागराज को ही पहले इलाहाबाद कहते थे। उन्हें देखकर कई बार लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे फादर, ठीक है ना, और इंजीनियरिंग में भी 3rd ईयर था। तो इन्हें क्या सूझी होगी कि 3rd ईयर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी बन गए, और बने तो बने फिर बेल्जियम से सीधा भारत ही आ गए। ये उन्होंने पादरियों के सामने शर्त रखी थी कि जब मैं सन्यासी बनूंगा तो मेरी कर्म भूमि भारत होगी। एक बार एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के दौरान जब फादर से पूछा गया कि अपने देश की याद नहीं आती, तो उन्होंने कहा मेरा देश तो भारत ही है। और जब पूछा कि भारत आपके मन में कैसे आया, तो उन्होंने बताया कि वे खुद भी नहीं जानते, बस मन में था। बाकी हो सकता है कि उन्हें हिंदी भाषा और भारत का साहित्य और यहाँ के तौर तरीके पसंद हो,
ये मैं अपनी तरफ से एक अनुमान लगा रहा हूँ। फिर उनसे अपनी जन्मभूमि के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया उनकी जन्मभूमि यानी रेम्स चैपल, बेल्जियम में शहर है रेम्स चैपल, वहाँ के थे फादर। उन्होंने बताया वह बहुत सुंदर है। फिर पूछा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारत कैसे आए, तो उन्होंने कहा बस प्रभु की इच्छा थी। भारत में बसने के बाद बस वो 2 या 3 बार ही अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे। हाँ, अपनी माँ से उन्हें बहुत प्यार था। उनकी चिट्ठियाँ भी आती थी जो वह अपने एक पक्के दोस्त डॉक्टर रघुवंश के साथ शेयर करते थे। उसके अलावा उनके पिता, 2 भाई और एक बहन भी थी। पिता और भाइयों से तो ज़्यादा लगाव नहीं था, कई बार अपनी बहन की शादी वगैरह की चिंता करते थे। उनका एक भाई वही बेल्जियम में पादरी बन गया था और दूसरा भाई अपने पिता की तरह व्यवसायी यानी बिजनेसमैन बन गया था। अब इंजीनियरिंग तो छोड़ दी मगर पढ़ाई नहीं छोड़ी। तब उनकी पढ़ाई देखते हैं तो उनकी एजुकेशन में इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद सबसे पहले उन्होंने जीसेट संघ में 2 साल तक पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की पढ़ाई की। फिर भारत आ गए। वहाँ पर अपने दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पर 9-10 साल और अपना स्वाध्ययन किया। उसके अलावा फिर कलकत्ता से बीए करी, उसके बाद इलाहाबाद से एमए किया। अब पढ़ाई के बाद साहित्य में कंट्रीब्यूशन क्या किया वो देखो। एक तो उन्हें रामकथा, जिसके लिए उन्हें याद भी किया जाता है आज भी, रामकथा उत्पत्ति और विकास, ये उनका शोध प्रबंध था जो उन्होंने 1950 में पूरा किया। शोध प्रबंध क्या होता है, जब कोई रिसर्च वर्क की मतलब प्रोजेक्ट रिसर्च पूरा करते हैं उसे शोध प्रबंध कहते हैं। फिर एक मातरलिंक का एक नाटक है, बहुत ही प्रसिद्ध है, ब्लू बर्ड नाम से, उसका उन्होंने नीलपंछी के नाम से रूपांतर किया। और उनका बहुत प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश भी उन्होंने तैयार किया और उसके अलावा उन्होंने बाइबल का भी अनुवाद किया। ये सब उनके मेजर कंट्रीब्यूशंस थे साहित्य में। मगर फादर कामिल बुल्के आखिर थे तो सन्यासी, तो उनके सन्यासी जीवन और हिंदी के प्रति उनके लगाव के कुछ और पहलू हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।